बीजेपी अयोध्या कैसे हार गई, मुजफ्फरनगर कैसे हार गई, एटा, प्रतापगढ़, इलाहाबाद कैसे हार गई, बिहार में बक्सर, आरा हार गई, राजस्थान में भरतपुर जैसी सीट हार गई। जो सीट बीजेपी की पक्की सीट मानी जाती थी, वो सीटें कैसे हिल गई। अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, राजस्थान की उन सीटों का विश्लेषण जहां कास्ट फैक्टर के कैलकुलेशन में बीजेपी हिट विकेट हो गई। 2024 के चुनाव में वोटर के पास मोटा मोटा दो चॉइस थी। पहली, या तो वो राम के नाम पर वोट करते, दूसरी या तो वो जाति के नाम पर। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो नतीजे आए हैं इस नैरेटिव पर तो एकदम नहीं आए कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाए। शुद्ध रूप से जाति के नाम पर एक मुश्त वोट किया गया। मोदी के 400 पार वाले नारे को संविधान और आरक्षण हटाने वाले नैरेटिव से जोड़ दिया गया, जिसे इंडी अलायंस ने पूरे चुनाव में ओबीसी दलितों के अंदर इंजेक्ट किया। यूपी में समाजवादी पार्टी को 37 सीट मिली है, कांग्रेस को 6 मिली, बीजेपी को सिर्फ 33 मिल पाई। यहाँ 2019 के मुकाबले में बीजेपी का वोट शेयर करीब 8% घटा और 29 सीटों का उसे बड़ा नुकसान हुआ। बिहार में बीजेपी के वोट शेयर में करीब 2% गिरावट आई। यहाँ भी बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह राजस्थान में पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर करीब 8% गिरा और उसे 10 सीटों का नुकसान हुआ। हरियाणा में बीजेपी ने पिछली बार क्लीन स्वीप किया था, 58.02% वोट शेयर के साथ 10 में से 10 सीट जीती थी। इस बार बीजेपी का वोट शेयर गिरकर 46.37% हो गया और उसे यहाँ 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। इसकी सबसे बड़ी वजह है न मोदी योगी के काम पर न राम के नाम पर इंडी अलायंस को वोट मिला संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ के नाम पर। हैरान करने वाली बात सबसे बड़ी यह है कि बीजेपी ने जिस राम मंदिर को 400 पार का सबसे बड़ा सोर्स समझा, जाति उस पर भारी पड़ गई। जहां राम मंदिर बना है उसी अयोध्या की फैजाबाद सीट पर जाति पॉलिटिक्स ने झटका दे दिया। बीजेपी ने फैजाबाद से लल्लू सिंह को तीसरी बार मौका दिया। वो 2 बार यहाँ से लगातार सांसद हैं। ये वही लल्लू सिंह हैं जिन्होंने पूरे विपक्ष को संविधान बदलने का मुद्दा थमा दिया। लल्लू सिंह ने ही कहा था कि मोदी सरकार को 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। अब इसका असर हुआ क्या? अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने इस नैरेटिव को पीडीए के बीच गांव-गांव, शहर-शहर खूब घुमाया। ये लोग ओबीसी दलितों में ये बात बैठाने में कामयाब रहे कि 400 का नारा संविधान बदलने के लिए है। जब तक मोदी और उनकी टीम संभालती तब तक सरयू में बहुत पानी बह चुका था। अखिलेश यादव ने फैजाबाद सीट सामान्य सीट होने के बावजूद अयोध्या की सबसे बड़ी दलित आबादी वाली पासी बिरादरी से अपने सबसे मजबूत पासी चेहरे को उम्मीदवार बना दिया। अवधेश पासी 6 बार के विधायक, मंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं। फैजाबाद में दलित पासी करीब 26%, मुस्लिम 14%, कुर्मी 12%, ब्राह्मण ठाकुर 12% और यादव भी 12% हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे की जगह अयोध्या में समाजवादी पार्टी का नारा सबसे ज्यादा चला। अयोध्या में न मथुरा न काशी, सिर्फ अवधेश पासी। भगवा टीम राम रथ पर सवार रही। जाति की नाराजगी का गुस्सा बढ़ता गया। लल्लू सिंह ठाकुर बिरादरी के हैं, उनकी उम्मीदवारी से पहले से अगड़ी जातियां ब्राह्मण राजपूत नाराज थे, जो नतीजों में सामने आ गए। 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था, उसके बावजूद बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह 65,000 वोटों से जीत गए थे। इस बार समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी से वो 54,000 वोटों से हार गए। संविधान बचाने के लिए दलित उम्मीदवार के पीछे न सिर्फ दलित जातियां बल्कि कुर्मी जैसी ओबीसी जातियां भी गोलबंद हो गई। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, कई ऐसे सैंपल हैं जहां से देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे सोशल इंजीनियरिंग में बीजेपी की रणनीति ध्वस्त हो गई। मुजफ्फरनगर बीजेपी की सेफ सीट लग रही थी, लेकिन यहाँ पर जाति गणित में अखिलेश बाजी मार गए। मुजफ्फरनगर मुस्लिम के साथ दलित, जाट और राजपूत बहुल सीट है। जाट और राजपूत करीब 8% हैं। आरएलडी के साथ आने के बाद यहाँ की सीट पक्की लग रही थी, लेकिन राजपूतों पर बीजेपी नेताओं और बालियान का दिया बयान नुकसान कर गया। इलाके के राजपूत नेता संगीत सोम और बालियान में खटपट की खबर तक आ गई। यहाँ के 24 में 24 गांव राजपूतों के हैं। ये गांव संगीत सोम के असर वाले माने जाते हैं। यहाँ बालियान का खुलकर विरोध किया गया।
राजपूत यहाँ पर नाराज हुए। सपा ने इसका फायदा उठाकर जाट कैंडिडेट हरेंद्र मलिक को टिकट दिया। ठाकुरों की नाराजगी और जाट वोट में बंटवारा हुआ। नतीजा ये हुआ कि संजीव बालियान, जो 2014 में 4 लाख वोटों से जीते थे, 2019 में 6000 वोट से जीते थे, 2024 में 25,000 वोट से हार गए। यानी आरएलडी के साथ गठबंधन के बाद वो सीट नहीं बचा पाए। 10 साल में 4.25 लाख वोट का नुकसान हो गया। यूपी में जाति के चक्रव्यूह में बीजेपी फंसी तो फंसी। संविधान खत्म कर देने वाला, आरक्षण हटा देने वाला नैरेटिव बीजेपी के साथ साथ उनके साथियों को भी डेंट किया, जिनको बीजेपी जाति समीकरण को ही सेट करने के लिए एनडीए का हिस्सा बनाई थी। तमाम विवाद और नाराजगी को दरकिनार कर सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर को जोड़ा। चौहान वोट के लिए दारा सिंह चौहान को साथ लाए, निषाद वोट के लिए संजय निषाद को लाए। लेकिन इंडी अलायंस के संविधान बचाओ के नैरेटिव के सामने बीजेपी के साथियों का गुब्बारा फूट गया, जो घोसी में साफ साफ दिखा। घोसी में मुस्लिम भूमिहार राजभर चौहान, अन्य पिछड़े दलित वोट का बड़ा असर है। परिवारवाद पर आंख मूंद कर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर के लिए हामी भरी गई। अखिलेश यादव ने पीडीए के साथ साथ राजीव राय को उतारकर भूमिहारों को भी सेट कर लिया। 2014 में बीजेपी के हरिनारायण राजभर 1,46,000 वोट से जीते थे। 2019 में बीएसपी के अतुल राय 1,22,000 वोट से जीते थे। 2024 में सपा के राजीव राय 1,62,000 वोट से जीते। एनडीए को 2,84,000 वोट का नुकसान हुआ। जो नतीजे आए हैं उससे साफ लग रहा है कि न दारा सिंह चौहान वोट निकाल पाए और न ही ओम प्रकाश राजभर वोट को समेट पाए। पूर्वांचल में पिछड़ों के बड़े चैंपियन ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग के सामने फेल हो गए। हम लोगों का जो लक्ष्य था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो उस लक्ष्य को तो हम लोग हासिल कर लिए, उसमें कोई दो राय नहीं। रही बात सीटें कम हुई हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। हम लोग जनता के बीच में गए और देश में हमारी सीटें बढ़ी हैं। हम अगर कमज़ोर हैं तो यूपी में खाली हैं, तो यूपी में हम लोग समीक्षा कर रहे हैं क्या कारण है, और फिर जो रिजल्ट निकल के आता है हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में हार की प्रारंभिक वजह, समीक्षा तो आप लोग करेंगे, ठीक बात है, कोई भी समीक्षा करेगा, प्रारंभिक वजह अभी तक क्या समझ में आ रही है? देखिए, प्रारंभिक वजह है कि जो सपा कांग्रेस की तरफ से संविधान खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा, इस बात को लेके शेड्यूल कास्ट का जो बसपा का मूल वोट है उसमें से 15-20% वोट सपा की तरफ डाइवर्ट हो गया है। तो अब जितनी भी हार जीत के आंकड़े हैं उसी को देखिए, कहीं 4,000, कहीं 6,000, कहीं 2,000, कहीं 500, कहीं 400, ऐसे समीकरण आए, तो वो वोट उधर डाइवर्ट हुआ है। यही सबसे बड़ा जो हमने देखा है, और समीक्षा करेंगे तो जो बात आएगी और बताएंगे। आरक्षण बचाओ वाले नैरेटिव ने किस कदर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है, इस बार एटा के वोट पैटर्न में भी साफ दिख रहा है। एटा ओबीसी बहुल सीट है। यहाँ पर बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक था। लोध यादव के साथ साथ शाक्य वोटरों की तादाद भी खूब है। एटा बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का गढ़ रहा है। यहाँ से कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया चुनाव लड़ रहे थे। सपा ने यहाँ शाक्य कैंडिडेट दिया तो बीजेपी का ओबीसी बेस दरक गया। 2014 में बीजेपी के राजवीर सिंह 2 लाख वोटों से जीते थे। 2019 में बीजेपी के राजवीर सिंह 1,22,000 वोट से जीते। 2024 में राजवीर सिंह सपा के देवेश शाक्य से 28,000 वोट से हार गए। बीजेपी को 1.5 लाख वोटों का नुकसान हो गया। प्रतापगढ़ कुर्मी और दलित वोटर बहुल सीट है। दोनों जातियां बीजेपी के साथ थी। अवध रीजन में बीजेपी की सेफ सीट समझी जाती थी, लेकिन जाति का समीकरण बिगड़ा तो इस बार हार हो गई। अनुप्रिया पटेल और राजा भैया की लड़ाई में राजपूत वोट का भी नुकसान हो गया। 2019 में बीजेपी के संगम लाल गुप्ता 1,17,000 वोटों से जीते थे। 2024 में संगम लाल गुप्ता 66,000 वोट से हार गए। बीजेपी को 1,80,000 वोटों का नुकसान हुआ। वहीं इलाहाबाद पूर्वांचल की सेफ सीट में से एक मानी जाती है। ब्राह्मण वोट सबसे ज्यादा हैं। बीजेपी ने मान लिया था कि ब्राह्मण कहां जाएंगे। 2014 में बीजेपी के श्याम चरण गुप्ता 66,000 वोट से जीते थे। 2019 में बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी 1,84,000 वोट से जीती। 2024 में बीजेपी के नीरज त्रिपाठी कांग्रेस के उज्जवल रमन सिंह से 59,000 वोट से हार गए। बीजेपी को करीब 2.5 लाख वोट का नुकसान हो गया। मछली शहर दलित सुरक्षित सीट है। दलित वोटर सबसे ज्यादा यहाँ हैं। सवर्ण वोटर्स नंबर 2 पर हैं। दोनों वर्गों में बीजेपी की अच्छी खासी फैट है। सवर्ण यहाँ मिली जुली तादाद में है, मतलब ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं और बनिया भी हैं। ये सभी जातियाँ मोटे तौर पर बीजेपी की सपोर्टर समझी जाती हैं। इस बार यहाँ दलित भी बीजेपी से खिसके। सवर्णों ने भी पूरा साथ नहीं दिया। बीजेपी की हार हो गई। 2014 में बीजेपी के रामचंद्र निषाद
1,72,000 वोट से जीते थे। 2019 में बीजेपी के भोलानाथ उर्फ बीपी सरोज सिर्फ 181 वोट से जीते थे। 2024 में बीजेपी के भोलानाथ सपा की प्रिया सरोज से 36,000 वोट से हार गए। बीजेपी को 36,000 वोट का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा झटका तो बीजेपी को बलिया में लगा। चंद्रशेखर की इतनी बड़ी सियासी लिगेसी जाति समीकरण के भेंट चढ़ गई। बलिया में राजपूत वोट की अच्छी खासी तादाद है। राजपूत जिसे चाहता है, हराता है, जिताता है, लेकिन इस बार चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को नहीं जिता पाया। समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण जाति के सनातन पांडे को टिकट दिया। बीजेपी कैंडिडेट नीरज शेखर जाति से राजपूत हैं। इस सीट पर ब्राह्मण राजपूत का मिलकर लगभग 30% वोट है। मुस्लिम यादव मिलाकर 21% हैं। एससी वोटर 15.5% है। इस सीट पर अखिलेश के पीडीएफ फार्मूले में ब्राह्मण वोट भी मिल गया। बीजेपी को वोट देने वाले ब्राह्मण वोटर ने राजपूत नीरज शेखर की बजाय ब्राह्मण सनातन पांडे को चुना। बीजेपी कैंडिडेट नीरज शेखर एसपी उम्मीदवार से 43,384 वोटों से हार गए। सवाल ये है कि जहां ब्राह्मण ज्यादा हैं, राजपूत ज्यादा हैं, बनिया ज्यादा हैं, लोध ज्यादा हैं, कुर्मी ज्यादा हैं, जहां बीजेपी जीतती आ रही थी वहां वो हार कैसे गई? सिर्फ यूपी ही नहीं, राजस्थान में भी बीजेपी को जाति वाले करंट से तगड़ा झटका लगा। यहाँ भी करीब 88% हिंदू हैं, लेकिन नैरेटिव राम मंदिर वाला नहीं चला। जाति वाला नैरेटिव भारी पड़ गया। राजस्थान में बीजेपी पिछले 2 लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं हारी थी। पिछले साल पार्टी ने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। इस बार लोकसभा चुनाव में 11 सीट का नुकसान हो गया। गंगानगर, झुंझुनू, भरतपुर, करौली, दौसा, चुरू, बाड़मेर, सीकर, सवाई माधोपुर, नागौर, बांसवाड़ा बीजेपी हार गई, जिसकी एक बड़ी वजह जाति समीकरण सेट करने में बीजेपी फेल हो गई। भरतपुर से कांग्रेस की नई सांसद हैं संजना जाटव। सिर्फ 25 साल की हैं। भरतपुर लोकसभा सीट राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के गृह जिले में है। यहां से संजना जाटव ने बीजेपी के रामस्वरूप कोली को हरा दिया। भरतपुर जाट बहुल इलाका है। लगभग 5 लाख वोटर हैं। जाटव 4 लाख, 3 लाख मुस्लिम, गुर्जर 2.5 लाख, ब्राह्मण 1 लाख, वैश्य 1 लाख, राजपूत 80,000, कोली 70,000, सैनी 1 लाख, सिंधी, पंजाबी, सिख लगभग 50,000। कुछ और जातियों के मतदाता हैं, लेकिन बीजेपी के कोर वोटर ने रामस्वरूप कोली को हरा दिया, संजना जाटव को जिता दिया। 2014 में बीजेपी 2,45,468 वोट से जीती थी। 2019 में बीजेपी 3,18,399 वोट से जीती थी। 2024 में कांग्रेस की संजना जाटव ने 51,933 वोट से बीजेपी कैंडिडेट को हरा दिया। आखिर ऐसा क्या हो गया? जाट गुर्जर को छोड़ भी दें तो 3 लाख अगड़े जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, उन्होंने बीजेपी को वोट क्यों नहीं किया? जो इंसान मेहनत करता है वो हमेशा आगे बढ़ता है, और मेहनत भी उसी प्रकार की। हम चुनाव के हारने के बाद भी कभी रुके नहीं, कभी फील्ड में, कभी बाहर, कभी फील्ड में, कभी कहीं। तो उस तरीके से जनता ने हमें बहुत अच्छा प्यार दिया। पार्टी ने बहुत अच्छा, मैं कहूँ तो मुझे उम्मीद से ज्यादा दिया है। आदरणीय राहुल साहब, खड़गे साहब, सोनिया जी, अपने पायलट साहब, गहलोत साहब, डोटासरा जी, प्रदेश अध्यक्ष साहब, उन्होंने भी जब मीटिंग ली थी भरतपुर में, तो सबसे ज्यादा जब एक चीज बोल के गए थे कि कोई नया भविष्य है, तो उन्होंने एक दलित समाज से आने वाली बेटी को सबसे ज्यादा वो किया। बिहार में भी बीजेपी को नुकसान हुआ है। उसकी वजह दलित ओबीसी जो बीजेपी को वोट देता था वो नाराज हुआ है। सेम नैरेटिव तेजस्वी यादव ने बिहार में फैलाया, लेकिन रिटर्न यूपी जितना नहीं आया। बक्सर में ब्राह्मण वोट पर भरोसा था। अश्विनी चौबे के बाद मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया। राजपूत पहले से आरजेडी के साथ था। ब्राह्मण वोट बीजेपी से छिटक गया। 2014 में 1,32,000 वोट से जीते थे। 2019 में 1,17,000 वोट से जीते। 2024 में 30,000 वोट से हार गए। यानी सिर्फ एक चुनाव में करीब 1.5 लाख वोट का नुकसान हो गया। आरा और सासाराम में भी बीजेपी के साथ यही हुआ। सवर्ण वोटर, ब्राह्मण, भूमिया, राजपूत सब खिसक गए। मोदी के मंत्री आर.के. सिंह हार गए। सासाराम में भी जाति समीकरण की बलि बीजेपी कैंडिडेट चढ़ गया। राम मंदिर के नाम पर वोट बीजेपी को जो मिला सो मिला, लेकिन जातियां हिंदू वोट पर इकट्ठी नहीं हुई। मुस्लिम वोट जो था वो भी चला गया। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। उद्धव ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की लिगेसी से आते हैं, लेकिन जैसे ही भगवा ब्रिगेड का साथ उन्होंने छोड़ा, मुस्लिम वोट उनके साथ जुड़ गया, जिसका नतीजा महाराष्ट्र में भी दिख गया। इसीलिए अब इंडियन अलायंस के मुस्लिम नेता भी अपने साथियों को मुस्लिम वोट का मतलब समझा रहे हैं। आज जो भी समीक्षा करेगा आज के रिजल्ट्स के, वो ये नहीं कह पाएगा कि इसमें मुस्लिम वोट का कहीं कोई रोल नहीं है, ये नहीं कह पाएगा।
रोल है, ये बात साफ हो गई, उसको रिकग्नाइज करने की जरूरत है, क्योंकि जब वोट रिकग्नाइज होगा, जो वोट आया है वो रिकग्नाइज होगा, तब उसकी हिम्मत और बढ़ेगी और वो आगे और बड़ा रोल प्ले कर सकता है।